नमस्कार। आज हम कुछ ज़रूरी सरकारी घोषणाओं और अपडेट्स पर बात करने वाले हैं। ये वो घोषणाएं हैं जिनका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर, नौकरियों पर और हाँ, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन पर भी पड़ता है। हमारे पास कई तरह की जानकारी है। आरबीआई के कुछ बड़े कदमों से लेकर नई सरकारी योजनाएं और अहम भर्ती सूचनाएं भी। कोशिश यही रहेगी कि इन सारी खबरों में से जो सबसे काम की बातें हैं, वो आप तक पहुंचाएं। मतलब कम समय में पूरी तस्वीर साफ हो जाए। जैसे सोचिए, आरबीआई का 1 लाख करोड़ का ऑक्शन है या फिर एक योजना जो 3.5 करोड़ नौकरियों का वादा कर रही है। चलिए थोड़ा खोलकर समझते हैं इन्हें। शुरुआत अर्थव्यवस्था से करते हैं। आरबीआई ने 4 जुलाई को एक घोषणा की है, 1 लाख करोड़ का 7 दिन वाला वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन। ये क्या है और क्यों? हाँ, देखिए इसकी मुख्य वजह है कि बैंकिंग सिस्टम में इस वक्त नकदी मतलब लिक्विडिटी काफी ज्यादा है, करीब 3.75 लाख करोड़। ये पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा है। तो आरबीआई इस ऑक्शन के जरिए ये जो अतिरिक्त पैसा है इसे वापस खींचना चाहता है। मकसद ये है कि जो शॉर्ट टर्म ब्याज दरें हैं वो रेपो रेट के, जो अभी 5.5% है, उसके आसपास बनी रहें। इससे स्थिरता आती है। तो जो लोग बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि आरबीआई बाजार में नकदी को कैसे नियंत्रित करता है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये निकालें कि आरबीआई थोड़ी चिंता में है अतिरिक्त नकदी को लेकर, शायद महंगाई के लिहाज से? सीधे तौर पर चिंता तो नहीं कहा है, पर हाँ, बहुत ज्यादा नकदी होने से ब्याज दरें अस्थिर हो सकती हैं और आगे चलकर बिल्कुल महंगाई पर भी दबाव बन सकता है। तो ये कदम एक तरह से उसी जोखिम को पहले से कम करने की कोशिश है। समझ गया। और इसी से जुड़ी एक और खबर है, छोटी बचत योजनाओं को लेकर। हाँ, सरकार में पीपीएफ, एनएससी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इन सब पर जुलाई से सितंबर वाली तिमाही के लिए ब्याज दरें नहीं बदली हैं, जबकि आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट कम किया था। ये थोड़ा अलग नहीं? हाँ, ये दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ तो ये जमाकर्ताओं के लिए अच्छा है, उन्हें स्थिरता मिलती है, लेकिन ये भी दिखाता है कि छोटी बचत योजनाओं की दरें हमेशा हमेशा रेपो रेट के घटने बढ़ने से सीधे नहीं जुड़ी होती। ये एक तरह का संतुलन है सरकारी नीति और जमाकर्ताओं के हितों के बीच। बैंकिंग और बीमा परीक्षाओं के लिए ये सामान्य ज्ञान का एक अहम पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, ये आयोग अब सिफारिशें देगा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के लिए। उनके वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सब की संरचना कैसी हो, इस पर। तो जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि आगे चलकर सैलरी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आ सकते हैं। वेतन आयोग तो भविष्य की बात हो गई, लेकिन अभी के रोजगार बाजार के लिए भी एक बड़ी घोषणा हुई है। 1 लाख करोड़ रुपए की एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव मतलब ईएलआई योजना। बिल्कुल, कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है और ये योजना काफी महत्वाकांक्षी है। इसका लक्ष्य है अगस्त 2025 से जुलाई 2027 के बीच, मतलब 2 साल में करीब 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना। इसके लिए सरकार कंपनियों को सब्सिडी देगी, मजदूरी सब्सिडी, अगर वो नए कर्मचारी रखते हैं तो। 3.5 करोड़ नौकरियां, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है। आपको क्या लगता है, ये जो सब्सिडी है, ये वाकई में नई नौकरियां बनवाएगी, ये बस जो पहले से नौकरियां हैं उन्हीं को फॉर्मल सेक्टर में लाएगी? ये बहुत अहम सवाल है। असली चुनौती यही होगी कि इसका जमीन पर असर कैसा होता है। क्या वाकई में नए रोजगार बनते हैं और किन सेक्टर्स में ज्यादा फायदा होता है। यूपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को इस योजना का डिजाइन, इसके संभावित प्रभाव, इन सबको समझना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा है ये। सही कहा। अब सीधी भर्तियों पर आते हैं। यूपीएससी ने कुछ पद निकाले हैं, रीजनल डायरेक्टर, साइंटिफिक ऑफिसर जैसे, और एसएससी ने भी जूनियर इंजीनियर के लिए करीब 1340 पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। शायद 21 जुलाई आखिरी तारीख है। हाँ, ये तो है ही। इनके अलावा भी जुलाई में कई मौके दिख रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी के 19,000 से ज्यादा पद हैं, जिसकी आखिरी तारीख शायद नजदीक ही है, 4 जुलाई। रेलवे में टेक्नीशियन के 6,000 से ज्यादा पद हैं, 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और एसबीआई पीओ के भी पद हैं, 541, उसकी आखिरी तारीख 14 जुलाई है। साथ में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसी परीक्षाएं तो चल ही रही हैं।
तो मेरा सुझाव यही है कि उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट्स चेक करते रहें और डेडलाइन का ध्यान जरूर रखें। अच्छा, और परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए 2 और ज़रूरी अपडेट्स हैं। एक तो एसएससी ने 2025-26 का अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। हाँ, ये कहना बहुत काम का होता है। इससे उम्मीदवारों को एक अंदाजा लग जाता है कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसी जो 20 से ज्यादा परीक्षाएं हैं, वो कब होंगी। तो वो अपनी तैयारी की योजना बेहतर तरीके से बना सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट में मदद मिलती है। और दूसरा बड़ा अपडेट है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी। सुनने में आया है कि ये इसी साल 2025 से शुरू होने वाला है। जी हाँ, ये एक बड़ा संरचनात्मक सुधार है भर्ती प्रक्रिया में। ग्रुप बी और सी के जो गैर तकनीकी पद हैं, उनके लिए अब उम्मीदवारों को कई अलग-अलग प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेंगी। उसकी जगह एक ही सीईटी होगा। इससे समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। लेकिन हाँ, इसका पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये समझना सबके लिए बहुत जरूरी होगा। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो हमने अर्थव्यवस्था में आरबीआई के कदमों को देखा, नकदी प्रबंधन पर, छोटी बचत दरों की स्थिरता और 8वें वेतन आयोग की मंजूरी पर बात की। फिर रोजगार के मोर्चे पर ELI जैसी बड़ी योजना पर नजर डाली और साथ ही यूपीएससी, एसएससी, जेईई समेत कई मौजूदा भर्तियों की जानकारी ली। और आखिर में परीक्षा सुधारों की बात की, जैसे एसएससी कैलेंडर और आने वाला सीईटी। ये सारी जानकारी सिर्फ घोषणाएं या आंकड़े भर नहीं है। ये असल में दिखाती हैं कि कैसे बड़े आर्थिक और नीतिगत फैसले देश के युवाओं के भविष्य और उनके अवसरों को सीधा प्रभावित करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये जो बदलाव आ रहे हैं इनके दौर में, आने वाले सालों के लिए करियर के लिहाज से खुद को सबसे बेहतर तरीके से कैसे तैयार किया जा सकता है।